नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला अब एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर अब चुनाव साउथ वर्सेस साउथ कर दिया है। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में दक्षिण भारत का रंग जमकर दिखने वाला है। इसके पहले एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर साउथ का रंग पहले ही घोल दिया था। भाजपा ने हाल के वर्षों में दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सीपी राधाकृष्णन का चयन भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे हैं। वो तमिलनाडु से आते हैं और ओबीसी राउंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं जो लगातार काम करती रही है। भाजपा को उम्मीद है कि राधाकृष्णन के चयन से पार्टी को तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ गठबंधन करके राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी दक्षिण में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। महागठबंधन के दक्षिण के नेता इस पसंद में साथ नजर आए हैं। वैसे वोटों में ये कैसे तब्दील होगा, ये सवाल है। जहां उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होने के लिए उम्मीदवार को मतों का एक कोटा पार करना होगा। सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन है जबकि विपक्ष के पास 355 सांसद हैं। हालांकि 133 सांसद का समर्थन अभी अनिर्णित है जो इस चुनाव के फैसले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्ष की कोशिशों को कमजोर करने में जुटी है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत कर समर्थन मांगा है। सरकार समर्थित उम्मीदवार को विपक्ष पर बढ़त हासिल है, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और क्रॉस वोटिंग का खेल इस चुनाव के नतीजे को तय करेगा। अब देखना होगा कि विपक्ष एकजुट रह पाता है या कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सरकार समर्थित उम्मीदवार की राह आसान कर देंगे। आज खास इसी पर चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। रतन तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। रवि अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि जी आप ही के साथ, क्योंकि ये जो समीकरण बैठाने का प्रयास किया गया है दक्षिण वर्सेस दक्षिण हमें देखने को मिलेगा। एनडीए की तरफ से जब उम्मीदवार उतारा गया तो ये कल्पना से परे था और कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था क्योंकि वो दक्षिण से आते हैं। लेकिन अब इंडिया ब्लॉक ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और दक्षिण वर्सेस दक्षिण कर दिया है। तो कैसा दिलचस्प मुकाबला ये रहने वाला है? ने अपना कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को उतारा तब लगने लगा था कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में जो तमिलनाडु में की हम बात करें, जहाँ बड़ी उम्मीदें थी एनडीए को कि वहां से कुछ सीटें निकाल सकते, लेकिन काफी नुकसान हुआ। मुझे लगता है मन मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश थी, खासकर स्टालिन जिस प्रकार से लगातार भाषा को लेकर वहां पर पूरा बवाल काफी टाइम से मचा रहे थे। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक मैसेज था साउथ इंडिया में देने का, क्योंकि वहां पर अब जो है केरल और तमिलनाडु में खास क्योंकि कोयम्बटूर से आते हैं सीपी राधाकृष्णन, और उस वजह से एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये एनडीए ने उतारा था। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी से समर्थन भी मांगा, लेकिन उसके बावजूद साउथ वर्सेस साउथ, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक का भी कैंडिडेट साउथ से उतारा गया है तो मुझे लगता है ये उनको भी समझ आ चुका है कि बीजेपी किस रणनीति पे काम कर रही है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि वहाँ पे रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा वर्चस्व है, चाहे हम बात करें डीएमके की एडीएमके की, लेकिन नेशनल पार्टीज का वहाँ पे बड़ा कोई खास वर्चस्व नहीं है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां साउथ वर्सेस साउथ खेल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार के पास 427 का आंकड़ा होने के बावजूद भी जो 133 सीटें हैं जो अनिर्णित है, तो उनको लेकर बहुत सामंजस्य की स्थिति बन चुकी है कि कहीं भी पार्टी पलट सकती है। ऐसा नहीं कि सरकार वहां पर सरकार जो सीपी राधाकृष्णन है उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए
कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से जो है लामबंदी की गई है, दोनों ही तरफ से तैयारी चल रही है कि किसी भी प्रकार से हम अपने कैंडिडेट को निकाल पाए। और खासकर मकसद यही है कि साउथ के भरोसे, क्योंकि साउथ में अपना जो है पूरी दमखम खंड दिखाना है, वहां के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। और खासकर जिस प्रकार से बीजेपी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और खास आपको बता दूं मैं, दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में जो आरएसएस है पहले से अधिक पैर पसार चुकी है और लगातार वहां पे कार्यालय उनके बनाए जा रहे हैं, वहां पे अपनी टीम का वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो ऐसे में साउथ की तरफ मुझे लगता है एक मोर्चा खोला गया है। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं उससे पहले उठाने की दोनों तरफ से कोशिश है और ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और देखिए दोनों ही तरफ से जो अपने अपने मास्टर स्ट्रोक्स हैं वो खेले गए हैं और अब देखना दिलचस्प होगा ये पूरा मुकाबला। जाटव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप लोग ने बड़ी सोच समझकर कैंडिडेट चुना है, संघ से उनका जुड़ाव है और किस तरीके से वो काम करते रहे हैं, सफर उनका अच्छा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आप लोग मास्टर स्ट्रोक सोच रहे थे कि दक्षिण से आप लोग उतारेंगे, लेकिन क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक ने भी दक्षिण से ही उतार दिया है, कैसा मुकाबला आप लोग को लग रहा है? देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी का जो जीवन है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और तमाम जो भाजपा और हमारे जो साथी घटक हैं उनकी सहमति से उनका नाम तय किया गया है। जो दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत में इनका एक अपना एक अस्तित्व है, पहचान है। मैं समझता हूँ कि तमाम सांसद जो हैं, जो हमारे साथ हैं, उसके अतिरिक्त अन्य सांसद जो हैं वो इस निर्णय पर वो भारी बहुमत से जिताएंगे। इनफैक्ट क्या है कि जब हमने राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस से समर्थन मांगा राधाकृष्णन जी के लिए, तो कायदे से तो उनको मालूम है कि भाई हमें जीतना तो है नहीं, तो उनको समर्थन देना चाहिए, मगर हठ धर्मिता है और नहीं जैसा आपने किया वैसे हम भी करेंगे, ऐसे भाव के साथ में कांग्रेस ने जो है अपना प्रत्याशी वहां उतारा है। वो जिताने के लिए नहीं बल्कि हठ धर्मिता के कारण से उनको खड़ा किया गया है, जबकि उनको स्पष्ट है कि कहीं भी दूर दूर तक जो है बहुमत नहीं है, मगर कहीं ना कहीं विरोध करना है। और ये जो इनकी परिपाटी बनी हुई है, किसी भी चीज का विरोध करना, उसमें तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो जो है ना सपोर्ट में कभी खड़े हो जाए। अच्छे से अच्छे चेहरे हैं, उसके बावजूद इतना बेहतरीन चेहरा है, उसके बावजूद जो है समर्थन में न खड़ा होना इनकी हठधर्मिता है। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय हुआ है और तमाम सांसद जो हैं वो इस निर्णय पर अपनी मोहर लगाएंगे, अपना वोट करके भारी बहुमत से हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी को बनाएंगे। ठीक है, रतन तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ सीधा। क्यों आप लोग की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है? नंबर गेम पर विश्वास है या फिर आप लोग को विरोध करना है? समर्थन क्यों नहीं किया गया कृष्णन जी का? ये तमाम बड़े सवाल। रतन जी आपकी ऑडियो म्यूट है जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। और जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है जी, वी सुदर्शन रेड्डी एक वरिष्ठ वकील भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं रहा। उनकी पूरी जिंदगी एक सामान्य नागरिक बनकर आम लोगों की सेवा में गई है। सेकुलर विचारधारा को वो समझते हैं, उसे मानते हैं। और एक तरफ सीपी राधाकृष्णन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति करते हुए निकाल दी, आरएसएस से जुड़े रहे, उस आरएसएस संगठन से जुड़े रहे जिस आरएसएस ने देश की आजादी में अपना नाखून तक नहीं कटाया, अपना खून तक नहीं बन पाया, अपना जान तक नहीं लुटाई। अगर कोई नाम अगर हो तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं इस चैनल पे, वो नाम भी बता सकते हैं कि आरएसएस का कौन सा व्यक्ति है जिसने इस देश की आजादी में भाग लिया था। अब मैं आप बात करता हूं इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों दिया। जब उपसभापति का चुनाव हो रहा था
तो हमने भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से ये डिमांड की थी, ये मांग की थी कि उप सभापति के पद पर हक कांग्रेस पार्टी का है, विपक्ष का है, लेकिन इन लोगों ने जबरन जो किया वो पूरे देश ने देखा। आज अगर उपराष्ट्रपति डिक्लेयर किया है तो यह बातचीत करने का सिलसिला जारी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने दम पे सरकार नहीं चला रही है, वो मिलजुल के सरकार चला रही है। तो अगर हमने साउथ से और आंध्र प्रदेश से कैंडिडेट दिया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जगन मोहन रेड्डी भी हमारे साथ होंगे, चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ होंगे, इंडिया ब्लैक भी हमारे साथ होगा, और इसी चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार भी धराशायी हो जाएगी। और नंबर दो की बात ये करता हूं कि अब जो है, अब पूरी तरीके से इस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। उस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी, क्या करेगी, वो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। ठीक है, बहुत दूर की स्क्रिप्ट आप लोगों ने तैयार कर रखी है उपराष्ट्रपति चुनाव के चलते ही। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ रवि जी, क्योंकि ये नंबर गेम क्या कह रहा है, इससे क्या संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इस समय जो एनडीए है उसके पास 293 सीटें लोकसभा में हैं और 134 राज्यसभा में है। तो ऐसे में 427 का आंकड़ा जो है पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत की तरफ जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो उनके पास 249 सीटें हैं लोकसभा में और 106 सीटें उनकी राज्यसभा में, मतलब 355 सीटें, करीब 72 सीटें कम है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है कि उनके लिए ये हासिल कर पाना। लेकिन जो अनियमित सीटें हैं, जो 133 सीटें हैं, उन पर आखिर अगर कुछ वर्कआउट कर पाते हैं, या क्या इस कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसका कुछ ऐसा फैसला होता है। क्योंकि मैं जहाँ तक बात कर रहे हैं कि साउथ से जो इंडिया गठबंधन एनडीए में शामिल है जो गठबंधन, तो मैं समझता हूँ उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कांग्रेस को इस मामले में समर्थन देगा, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा समर्थन मिलने वाला है। जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है या किसी और नेता की बात करें, तो मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस प्रयास कर रही है, खासकर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि इनका कैंडिडेट को जो है उपराष्ट्रपति पद मिलना चाहिए था, तो वो नहीं मिला। इसके लिए ही शायद कांग्रेस, और वैसे भी कांग्रेस की देखिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसको अपने पार्टी के संगठन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए यह दिखाना जरूरी है कि वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ, सरकार जो भी चाहे बिल लाती है उसका विरोध विपक्ष को करना ही करना है। चाहे सरकार देश के हित में बिल लाए, चाहे विपक्ष के खिलाफ बिल लाए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है, क्योंकि उसको अपना वोट बैंक तैयार रखना है, अपने वोट बैंक को बचाना है, अपने कार्यकर्ताओं को बचाना है। तो ऐसे में विचारधारा, क्योंकि एक पूरी विचारधारा बदल जाती है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति कैंडिडेट उतारना वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना है, अपने पार्टी नेताओं को जवाब देना है। तो लेकिन मैं समझता हूँ इसका फायदा शायद विपक्ष को अभी फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा, खासकर क्योंकि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उतारा है, और खासकर जहां तक सीपी राधाकृष्णन की बात करें, वो एक मंजे हुए देश के नेता हैं, गवर्नर हैं महाराष्ट्र से, और खासकर उनका 2 बार सांसद रहे हैं वो बकायदा कोयम्बटूर से। तो ऐसे में दक्षिण से भी उनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, और खासकर मुझे लगता है इसका बेनिफिट भी आने वाले टाइम में बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कोयम्बटूर एक ऐसी सीट है जहां से आपको याद होगा पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहीं से ही जो पार्टी अध्यक्ष थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तमिलनाडु को लेकर खासकर, और हम बात करें पड़ोस में ही केरल पड़ता है, वहां पे भी चुनाव है, तो ऐसे में उसका काफी फायदा बीजेपी को लगता है कि उसको उठाएगी। तो इसीलिए शायद वहां की रणनीति पे काम किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अपने नक्शे कदम पर जो चल रही है वो सही चल रही है, क्योंकि उसको कैंडिडेट उतारना ही उतारना था, चाहे बीजेपी कितना भी समर्थन मांगे। वो क्योंकि एक विपक्षी पार्टी है, तो उसका फर्ज बनता है अपने कार्यकर्ताओं से, अगर ऐसा करती, तो अगर सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करती, तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के लिए या अपने नेताओं के लिए जवाबदेही बनती थी, तो इसीलिए शायद उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। बिल्कुल, अब देखिए कैंडिडेट सामने आ ही गए हैं, तो अब ये मुकाबला वाकई दिलचस्प हो गया है। जाटव जी, लेकिन जो 133 वोट जो किसी के पक्ष में अभी नजर नहीं आ रहे हैं, उसको अपने पाले में लाने के लिए कोई कोशिश? हमारा तो काम है, और काम के आधार पर हमारे साथ में समर्थन है। कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं, आपको मालूम है कि किस प्रकार उन पर जो है, जिन्होंने अच्छा काम किया तो मोदी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया और उसको बाहर भेज करके भारत के पक्ष में बात कहने के लिए
जनता पार्टी ये मोदी जी का सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के भी हमारे तमाम सांसद जो हैं वो मोदी जी का समर्थन करेंगे और राधा कृष्णन जी के पक्ष में वोट डालेंगे, क्योंकि हमने जो काम किए हैं काम के आधार पर अंदर कांग्रेस के अंदर भी जो ब्लॉक अब हो गया है, जो पहले कभी अलायंस होता कभी ब्लॉक होता है, इसमें भी जो है ना एक बेचैनी है, छटपटाहट है, क्योंकि वो नई से काम करना चाह रहे राहुल गांधी जी के संरक्षण में। राहुल गांधी जी किसी भी चीज को लेकर के चलते हैं और तुरंत कुछ दिन में मुंह दिखा लेते हैं, मुकर जाते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके, क्योंकि एक ठोस नेतृत्व न होने के कारण कब तक इसके पीछे चलना है ये सब देख भी रहे। और वो सांसद जो है वो मुझे लगता है कि इस बार जो है निर्णय जो है हमारे पक्ष में लेंगे और वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति चुनाव में। यहाँ पर एक आप ये समझें कि टेस्ट हो जाएगा, लिटमस टेस्ट जो अलायंस है उसका, कि इनके साथ में अब इनके सांसद भी नहीं है। ठीक है, 133 सांसद। ठीक है रतन तिवारी जी, ये लिटमस टेस्ट की तरह होगा। अब आप लोग ने कैंडिडेट उतार दिया है तो आप लोग को ये टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि लिटमस टेस्ट होगा। इसी टेस्ट में इनकी पोल खुल जाएगी और इनके एनडीए गठबंधन की धज्जियां भी उड़ जाएगी। यही लोग हैं कि जो अभी धनखड़ साहब को अचानक वो 1927 तक का अपना दावा भर रहे थे कि मैं लंबे समय तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। उसके बाद अचानक धनखड़ साहब का इस्तीफा ले लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, और उनकी कोई तबीयत नहीं खराब है। और जब से वो इस्तीफा दिए हैं आज तक उनका अता पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, उनके मोबाइल का लोकेशन तक नहीं मिल रहा है किसी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, धनखड़ साहब को छुपा के रखी है। अगर धनखड़ साहब मीडिया के सामने आ जाएं तो इनकी पोल खोल देंगे और उसी पोल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन रतन तिवारी जी, आप ही लोग थे ना शायद जो उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे, जब जगदीप धनखड़ पर कई बार आप लोगों ने आरोप लगाया है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग को लगता है कि बीजेपी उनके अगेंस्ट हो गई है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है सवाल पूछना और जवाब मांगना। हम विपक्ष में थे तो उप सभापति या उपराष्ट्रपति सभापति थे सदन में, और सभापति जब हमारी बात नहीं सुनते थे तो हम लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे, क्योंकि उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के वफादार अपने आप को साबित करते थे। लेकिन वफादारी उनकी तब खत्म हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने अचानक उनको पद से निकाल दिया। उसी दिन इस देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। और मैं बोलता हूँ कि यह लोग क्या चाहते हैं। ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी। अरे भैया, राहुल गांधी जी इस देश के ऐसे नेता हैं जो आपके नाक में दम कर दिए हैं। और हम सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछते हैं तो आप लोग आ जाते हैं, हंस रहे हैं जाटव जी। आप देख लीजिए ना, अनुराग ठाकुर से आप एफिडेविट नहीं मांगते हैं, अनुराग ठाकुर से आप जवाब नहीं मांगते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगती है चुनाव आयोग। मैं तो इनसे पूछता हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक चुनाव आयुक्त जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम वीडियो फुटेज जारी कर देंगे, तो हमें शर्म आ रही है महिलाओं के हम वीडियो फुटेज कैसे जारी करें। अरे जब आपको वीडियो फुटेज ही जारी नहीं करना था तो आपने वीडियो बनाया क्यों? और मैं तो बार बार कहता हूँ अब ये वीडियोग्राफी बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जंजाल में फंस चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी जी बिहार की गलियों में दौड़ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता को ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो अब आप लोग का आह्वान किया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि आह्वान किया और कहा 15 दिन का समय अभी भी है, अगर कोई शिकायत है आपको लगता है लिस्ट में तो आ सकते हैं, आप लोग जाइएगा अगर शिकायतें हैं तो। जाटव जी, हजारों लोगों ने एफिडेविट दिया है, उसके बाद चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं कर रही है। ठीक है जाटव जी, देखिए कुल मिलाकर घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है आप लोग की नियत की वजह से। ऐसा क्यों? देखिए, रतन तिवारी जी ने राहुल गांधी जी की तरह बयान दे दिया, बयानवीर बने हुए हैं। अरे एजेंट की तरह काम करो भैया। आप अपने वोट के दौरान जो है ना, जिस वक्त चुनाव होता है वहाँ पर वोटिंग एजेंट के रूप में बैठा करो, और कहीं कोई अनियमितता है तो तुरंत उसको पंजीकृत कराया करो। हम आज से नहीं वर्षों से बैठते हैं,
और जहाँ भी कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत जो है ना उसको रिकॉर्ड में लाते हैं और एफिडेविट देख करके उसकी जांच कराते हैं। तमाम एफिडेविट दिए हैं हमने, इसलिए रतन तिवारी जी टीवी पर बैठ करके नहीं, जब हम सवाल पूछते हैं, नहीं हम जब सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग अपने कान को बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आपको बरोबर जवाब देता है। और मैं आपसे पूछता हूँ, अनुराग ठाकुर को 6 दिन में तमाम लोकसभा का ब्यौरा कैसे मिल गया जो हमें आज तक नहीं मिल पाया? नहीं, बकैती आप कर रहे हैं, बकैती आप कर रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। ठीक है, शोभनीय भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी गई है। आपके चुनाव आयोग ने जो पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जनता गाली दे रही है, जनता ये कह रही है ये क्या चल रहा है? एक उपराष्ट्रपति को आप घर पे बैठाते हैं, दूसरे को शहीद करने के लिए मैदान में उतारते हैं, ये क्या चल रहा है? क्या बोल रहे हैं रतन तिवारी जी, क्या बोल रहे हैं? सुन भी रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? उपराष्ट्रपति को उन्होंने निकाला, इसका क्या प्रूफ है? दूसरे को शहीद कर रहे हैं आप, ये सब क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि एक उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें घर पे बैठाना, फिर दूसरे को लेके आना, उसे बलि का दूसरे को लेकर आना तो नहीं बोला था आपने। शब्दों को थोड़ा संयम से इस्तेमाल करना चाहिए, हानिकारक हो सकता है आप लोग के लिए। हम तो ठीक है, हम इन्हीं लोग से सीखे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, जो बोलता था मौनी बाबा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर क्या टिप्पणी करता था वो। हम तो अपने शब्दों पे ऐसे ही हैं, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे हुए हैं। बात कर रहे अरे वो बदतमीज के साथ बदतमीज जैसा बात करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल कोई बदतमीजी नहीं हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि शोभनीय भाषा का ही प्रयोग होता रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जाटव जी, जल्दी से आपका कमेंट। नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वो इनके जो राहुल गांधी जी को अब बूथ एजेंट के रूप में बैठ करके चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पता लगेगा कि वोट कैसे पड़ता है और कहीं अनियमितता होती है तो हमने चोरी पकड़ ली है। बूथ पे बैठने की जरूरत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बूथ पे बैठते हैं। अरे उन्हें हमारे कार्यकर्ता बूथ पे बैठते हैं। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता बूथ पे बैठते हैं। आपकी चोरी हम लोगों ने पकड़ ली है, आप छटपटाइए मत, आप छटपटाइए मत, चोरी पकड़ लिए हैं। काली नहीं थी, पूरी दाल ही काली थी। जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। अभी आप आने वाले चुनाव में देखना, आने वाले चुनाव में देखना इस बार। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल बिहार का चुनाव दूर है, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुकाबला वाकई बहुत ज्यादा खास कर दिया है आप लोगों ने अपने अपने बेहतरीन कैंडिडेट मैदान में उतारकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।